ओके, तो 2021 सेशन के लिए जो एग्जाम होगा, तो 11 का तो स्कूल में ही एग्जाम होता है। उसके लिए सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो वो क्या कर सकता है, मैं भी भेज सकता हूँ, या फिर खुद से www.cbse.nic.in में जा सकता है। ये वेबसाइट में जाके पहले तो दो ऑप्शन मिलेगा, क्या, फॉर रिजल्ट, फॉर वेबसाइट, तो वेबसाइट में क्लिक करना है। ठीक है, वेबसाइट में क्लिक करके उसके बाद ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन आएगा, वहां से एग्जामिनेशन को क्लिक करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन को क्लिक करके वहां से करिकुलम या सिलेबस इसको सिलेक्ट करना है। करिकुलम सिलेबस सिलेक्ट करने के बाद जो पेज आएगा, वहां से सभी क्लासेस का सिलेबस जो है चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो आज मैं ये सिलेबस इकोनॉमिक्स का कंप्लीट बता रहा हूँ, क्या क्या आ रहा है एंड कितना पोर्शन डिलीट किया गया है उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है इस तरीके का है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न 80 मार्क्स का थ्योरी पूछा जाएगा एंड 20 मार्क्स का रहेगा प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क का क्या क्या टॉपिक्स है, किस टॉपिक के प्रोजेक्ट करना होगा, वो स्कूल के टीचर बताएंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको करके जो है सबमिट करना होगा। 80 मार्क्स किसके लिए है, थ्योरी है। थ्योरी जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। नाउ ये पार्ट ए एंड पार्ट बी में क्या क्या टॉपिक्स है जो हमको पढ़ना पड़ेगा एंड उनका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। देखो, पार्ट ए जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, एंड ये स्टैटिस्टिक्स जो है काफी हद तक हमने 10 में जो किया हुआ है, पूरा पूरी तो नहीं, हाँ, बट बोल सकता हूँ कि 50% जो है क्लास 10 में जो मैथमेटिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है वहां से आ जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन वहां से रहेगा। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट, इसमें थ्योरी भी है और कुछ मीन मीडियन मोड जो क्वेश्चंस हमने 10 में किए हुए हैं वो भी है। ठीक है, तो क्लास 11 में मैंने देखा है कि कभी फेल नहीं होते बच्चे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये पार्ट ए की वजह से वो लोग निकाल ही लेते हैं मार्क्स और पास हो जाते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि लाइटली लेना है, बहुत अच्छे से इसको करेंगे हम लोग। तो स्टैटिस्टिक्स में तीन चीजें, तीन यूनिट जो है, इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। इसका क्या क्या मार्क्स है, ये दोनों टोटल 30 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन एंड कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टोटल 13 मार्क्स का है। और लगभग एक मंथ जैसा लगेगा, पीरियड्स जो है बता रहे हैं कि कितना टाइम लगता है इसमें। स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन में जितने तरीके का हमारे पास टूल्स है स्टैटिस्टिक्स का, मीन मीडियन और सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड इसमें मार्क्स ज़्यादा है 27, तो लगभग देख ही सकते हो कि ये जो है स्टूडेंट्स को पास ही करा देगा, क्योंकि 80 में जो हमारा 33% होता है, 80 का 33% होता है 26 मार्क्स, ठीक है, या 27 मार्क्स, तो यही चैप्टर है बच्चों को पास करा देता है 27। तो उस हिसाब से ये चैप्टर जो है हम बोल सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो पार्ट ए का टोटल हो गया, इंट्रोडक्शन एंड ये मिला के टोटल 40 मार्क्स हो गया, जिसमें 75 पीरियड्स रखा गया है। एंड दूसरा पार्ट आता है जिसमें कम्प्लीटली थ्योरी ही है ज़्यादातर। एंड ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे पर्सनली भी इंटरेस्टिंग लगता है एंड काफ़ी बच्चों को क्योंकि इसमें ग्राफ वगैरह इन्वॉल्व है। ग्राफ बनाना नहीं पड़ता है, बट एक्सप्लेनेशन वगैरह, आंसर वगैरह ग्राफ के हेल्प से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये इसका जो यूनिट है, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, सिंपल एप्लीकेशन, ये चार यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें ये दोनों पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आगे चल के यही याद रह जाता है, बाकी छोटा मोटा चीज जो है वो धुंधला पड़ जाता है। लेकिन हम लोग ये डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स में जो है बहुत इतना ज्यादा पढ़ते हैं, तो वो पूरे का पूरा टॉपिक जो है इसमें कवर रहेगा, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, वो दोनों का रिलेशन क्या है, कैसे इकोनॉमी डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, वो पूरा का पूरा जो है ये दोनों यूनिट में रहेगा। तो इंट्रोडक्शन का इसमें 4 मार्क्स है, ज़्यादा कुछ है नहीं इंट्रोडक्शन में। ज़्यादा टाइम लेने वाला है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है एंड मार्क्स इसका 13 है। उसके बाद ये वाला टॉपिक जैसे ही पढ़ लेते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, हालांकि ये एकदम ऑपोजिट टॉपिक है, लेकिन ये समझना बहुत इजी हो जाता है अगर डिमांड को समझ लेते हैं, क्योंकि डिमांड में जो चीज़ होता है सप्लाई में हर एक चीज़ उसका ऑपोजिट ही होता है, इसीलिए इसमें देखो पीरियड्स भी कम लगते हैं, क्योंकि डिमांड समझ लिया तो सप्लाई जस्ट हमको हिंट्स देने लगता है, ये डिमांड था तो ये सप्लाई है, उससे जल्दी समझ में आता है। लेकिन मार्क्स इसका इक्वल ही है, ये दोनों मार्क्स, ये दोनों चैप्टर मिलके 26 है। तो मैं अगर ये स्टैटिस्टिक्स जो मीन मीडियन मोड, जो मीन मीडियन मोड छोड़ के और भी चीज़ें हैं इसमें, इसको और इसको ऐड करता हूँ, तो 27 + 26
मोर देन 50% मार्क्स मेरे को आ जाता है। 7 + 6 13, 53। ठीक है, ये दोनों से ही स्कोरिंग है। बाकी ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट ये इजी है, 10 मार्क्स आराम से आ जाएगा। और इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका भी इंट्रोडक्शन और कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये एक्चुअली थ्योरी पार्ट है, 13 मार्क्स है। ये 4, ये 10। तो अगर इसमें भी फोकस करता है कोई स्टूडेंट, वो भी आराम से इकोनॉमिक्स निकल जाता है। इसलिए मैंने बोला कि इकोनॉमिक्स में जो है क्लास 11 में कोई फेल ही नहीं होता है। ठीक है। एंड प्रोजेक्ट वर्क है 20 मार्क्स का, जो मैंने बताया प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का रहेगा। तो ये हमारा पूरा जो मार्क्स ब्रेकअप है वो उसका पैटर्न हो रहेगा। ठीक है। नाउ पार्ट ए इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक है, पार्ट बी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक है उसको देखते हैं। तो पहला है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में लर्नर्स क्या क्या इसमें स्किल आना चाहिए वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, कि कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन एंड क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, तरह तरह के डेटा के बारे में समझेंगे कि कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है। अभी जब मैं सिलेबस बता रहा हूँ तो हो सकता है कुछ कुछ टर्म अटपटा लगे, समझ में ना आए, बट अभी मैं उसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, जस्ट मैं टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन हम जब वो चैप्टर करेंगे उसमें हम डिटेल में ऑब्वियसली पढ़ने वाले। ठीक है। उसके बाद क्या इन्फ्रेंस मतलब डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिक वे में, फिर उसको इंटरप्रेट करना, उसको अप्रोप्रिएट ड्रॉ मतलब ग्राफ वगैरह करना। तो ये सब चीज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। यूनिट 1 में रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उसका मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है। ये सब चीज पढ़ेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, ज्यादा पूरा थ्योरी है, एक क्लास में भी हम इसको कवर कर सकते हैं, एंड बाकी अब जो है घर पे भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। यूनिट 2 में कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा रहेगा। ठीक है। कितने सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या मेथड्स है वो हम इसमें समझेंगे। ठीक है। मतलब डेटा कहाँ, डेटा एक्चुअली है क्या, मीनिंग इसका जानेंगे, क्या क्या सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से डेटा आ सकता है। ठीक है। एंड कितने सारे मेथड्स है डेटा को कलेक्ट करने का, ये सब इसमें हम जानेंगे। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन करने के बाद डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, ये सब के बारे में जो है इसमें हम लोग समझेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का जो थ्योरी पार्ट है वो भी एक्चुअली इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड टॉपिक उसमें नहीं है। एंड देन ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स, ये ऑलरेडी तुम लोगों ने सीखा हुआ है क्लास 10 में थोड़ा बहुत, तो वही सब चीज में कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। वो सब फिर से हम इसमें बताएंगे। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स लाइक हिस्टोग्राम, पॉलीगन्स, ओगिव, ये भी 10 में किया हुआ है, चाहे आईसीसी हो या चाहे सीबीसी हो। फिर एरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स, ये थोड़ा हम सीखेंगे इसमें कि लाइन ग्राफ्स क्या होता है, तरह तरह का लाइन ग्राफ्स होगा जो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। देन यूनिट 3 में स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है। देखो फॉर ऑल द न्यूमेरिकल, इसमें जो है ज्यादातर न्यूमेरिकल्स रहेगा ये वाला पार्ट में। फॉर ऑल द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, appropriate economic interpretation may be attempted. This means the students need to solve the problems and provide interpretation for the results derived. Solve the problem मतलब कुछ सिचुएशन दिया रहेगा, कुछ डेटा दिया रहेगा, उसका कुछ कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन या कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाएगा, वो आप करेंगे एंड उसके बेसिस पे आंसर आप देंगे। इंटरप्रिटेशन करना मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आंसर देना। तो देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये ऑलरेडी क्लास 10 में ये टॉपिक किया हुआ है, तो बहुत हद तक 90% रिजेम्बलेंस है जो भी हमने 10 में किया हुआ है। अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। क्लास 11 में एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन करने वाले हैं। थोड़ा सा हार्ड ऑब्वियसली लग सकता है। ठीक है। क्योंकि इसमें हार्ड एक्चुअली क्या है, इसमें फॉर्मूला ही इतना ज्यादा है कि वही याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। अदरवाइज फॉर्मूला अगर हमको पता है, बाकी सारे वैल्यूज तो यही रहता है, क्वेश्चन में जस्ट पुट करना पड़ता है। तो एक चीज में ये है कि फॉर्मूला का चार्ट बहुत लंबा चौड़ा आपको बना के रखना होगा। आपके पास बहुत सारा फॉर्मूला है एक्चुअली इसमें। फॉर्मूला किसी को अच्छे से याद है तो वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है इसमें। ठीक है। देन कोरिलेशन, ये भी नया है क्लास 11 में। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर, ये भी नया। ठीक है। तो इसमें कोई ट्रबल किसी को नहीं होने वाला है, बाकी टॉपिक में भी ट्रबल नहीं होगा अगर क्या चीज फॉर्मूला अच्छे से हम लोग नोट कर ले, फॉर्मूला को अच्छे से समझ ले, एंड फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। तो इसमें देखो नंबर ऑफ पीरियड्स 41 पीरियड्स कहा गया, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। ठीक है। 1.5 मंथ का ये सिलेबस है, तो हमको बहुत जल्दी जो है आगे इसको कवर करना पड़ेगा। तो ये हो गया पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें क्या क्या आने वाला है वो हमने देखा। उसके बाद
इसमें क्या डिलीटेड पोर्शन है, देखो डिलीट, इतना बड़ा सिलेबस देखा हमने, ठीक है, सिलेबस में मैंने वही सब चीज बताया जो एक्चुअल में है, एंड ये सब भी था जो डिलीट किया हुआ है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में से थोड़ा सा राहत में बोलूंगा, क्योंकि ये क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सब टॉपिक हटाया, बहुत अच्छा हुआ, ये सब बहुत हार्ड टॉपिक है। कोरिलेशन में स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन हटाया गया है, या मतलब कराते तो है लेकिन एग्जाम में उतना आता नहीं है। एंड इंडेक्स नंबर में भी उतना जो इंडेक्स टॉपिक डिलीट हुआ है, ये भी कुछ खास टॉपिक है नहीं, लेकिन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में से बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक डिलीट किया गया, ठीक है, ये सब में काफी टाइम लगता है, ठीक है, बट अभी भी जो टॉपिक्स रखा गया है वो भी काफी टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स ही है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए में से सिर्फ इतना सा ही चीज डिलीट हुआ है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि डिलीशन से उतना उम्मीद नहीं है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो, इंट्रोडक्शन 4 पीरियड्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा था, 4 मार्क्स का था। इसमें आपको मीनिंग ऑफ माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमी और उसका क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, ये सारे चीज जो है समझाया जाएगा। 3 से 4 पीरियड में ये टॉपिक, 4 पीरियड सही दिया गया, 3 से 4 क्लास में ये खत्म हो जाता है, ठीक है, ये टॉपिक्स। उसके बाद जो बड़ा टॉपिक है जिसका 13 मार्क्स है, ये वाला टॉपिक का मार्क्स कितना था, 13 मार्क्स था, इसका 4 मार्क्स था, ठीक है। 13 मार्क्स में देखो बहुत ज्यादा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो ये सारे जो है बड़े बड़े, ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। देन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर बजट, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप एंड कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एक चीज हटाया गया है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, बाद में आप ऑब्वियसली पढ़ेंगे ही हायर स्टडीज में, वो है पीपीसी, इसका कंसेप्ट को जो है रिमूव किया गया है। ये भी एक काफी अच्छा खासा एन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट इसको इसमें से हटाया गया है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को रखा गया, पीपीसी को नहीं रखा गया। और क्या क्या है इसमें देखते हैं टॉपिक। डिमांड एंड मार्केट, डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग इट्स शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, price elasticity of demand, factor affecting price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand, परसेंटेज चेंज मेथड, ये सारा एक एक टॉपिक एक एक दिन में हम लोग कवर करेंगे। एंड देन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई जो है जस्ट उसका ऑपोजिट है, एंड इसमें कितना मार्क्स रखा गया है, इसमें भी 13 मार्क्स रखा गया है। इसमें हम लोग मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग ये समझेंगे, कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न्स टू फैक्टर, कॉस्ट, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, ये सब कॉस्ट के कंसेप्ट है, रेवेन्यू के कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। एंड देन मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज मेथड। देखो प्राइस इलास्टिसिटी जो है ये डिमांड में भी पढ़ने वाले हैं, प्राइस इलास्टिसिटी हम सप्लाई में भी पढ़ने वाले हैं, एंड फॉर्मूला भी सेम रहेगा, स्लाइट डिफरेंस रहेगा, ठीक है। वो हम लोग जब पढ़ेंगे उस चीज को समझ सकते हैं। परसेंटेज मेथड इसका भी है, परसेंटेज मेथड इसका है, सेम मेथड रहेगा बट ओनली विद स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। पिछले साल जो भी मैंने पढ़ाया था ये दोनों टॉपिक में से, इसका कुछ वीडियोस मैंने अभी भी सेव करके रखा हुआ है, तो मैं इस साल भी पढ़ाऊंगा टॉपिक को, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि काफी टाइम हमारा निकल चुका है तो वो वीडियोस भी मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज वो देखना, हो सकता है कुछ कुछ उसमें से समझ में आ जाए, जो समझ में नहीं आया तो इस साल का क्लास जब हम करेंगे उसमें समझ में, ये दोनों टॉपिक जो यूनिट 5 एंड यूनिट 6 का जो पिछले साल का मेरा क्लासेस है वो मैंने सेव करके रखा हुआ है, ठीक है, मैं शेयर करता रहूंगा बीच बीच में, उसको देखते रहना। यूनिट 7 में जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, इसमें कितना था, 10 मार्क्स का था, इंपॉर्टेंट जरूर है बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा ये, ठीक है, याद करने टाइप है इसमें, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गया, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन रहेगा विद सिंपल एप्लीकेशन, तो इसका क्या क्या फीचर है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई, इसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। एंड सिंपल एप्लीकेशंस जो है रहेगा, मतलब ये टॉपिक सिंपल है, जो मेन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसंट्रेट करने का वो हमारा यूनिट 5 एंड यूनिट 6 है, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसके बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिलीट हुआ है उसको देख लो। यूनिट 4 में जो मैंने बोला था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मैंने बताया था ना पीपीसी, तो पीपीसी एक्चुअली उसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एंड पीपीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो उसका जो कंसेप्ट है उसको हटाया गया है। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उसका मीनिंग को हटाया गया, एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है इसको दो अप्रोच से हम लोग पढ़ते हैं, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट वाला टॉपिक को हटा दिया गया है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट वाला अप्रोच अभी भी है। एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट में
जो बाकी फॉर्म्स है इसमें सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को रखा गया इस बार। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन को रखा गया इस बार। इसमें जो है और भी टॉपिक होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड देयर फीचर्स। ठीक है, उसको रखा गया है। अच्छा, ओलिगोपोली इसमें नहीं हटाया गया, दैट मीन्स ओलिगोपोली भी रहेगा। तो ये जो मार्केट फॉर्म्स है, इसका मीनिंग एंड इनका फीचर्स ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बट सीबीएसई ने जब ये रिलीज किया था उसमें क्लियरली ये बताया गया कि टीचर को पढ़ाना पड़ेगा अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। ये डिलीटेड पोर्शन का मतलब ये है कि आपका जो सॉरी, आपका तो बोर्ड नहीं है, लेकिन क्लास 11 का जो एनुअल एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये नहीं आपको एनुअल एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है, लेकिन हो सकता है कि एक आध टॉपिक से रिलेटेड हो ये सारा टॉपिक, तब आपको ये समझाना पड़े टीचर को, लेकिन फिर भी एग्जाम में नहीं आएगा। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट नहीं कहना। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स हो गया। एंड क्वेश्चन पेपर पैटर्न को आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन पेपर पैटर्न बोर्ड ने जो दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा जो है शॉर्ट क्वेश्चन पे है। ये रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा देखो 44 मार्क्स का है, जिसमें आपका एमसीक्यू 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन सब रहेगा। इसमें ज्यादा वेटेज दिया गया इस बार सेशन 2020 एंड 21 के एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो इसलिए सिलेबस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा रिवाइज किया गया। एंड जो बड़ा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग अपना थिंकिंग स्किल या लॉजिकल स्किल यूज करके आंसर कर सकते थे, अप्लाइंग, ठीक है, एनालाइजिंग या इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये सब में जो है ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 18 18। फिर भी दोनों को टोटल करेंगे तो 36 मार्क्स आएगा। दैट मीन्स 55% हमारा छोटा क्वेश्चन रहेगा, जिस जो टाइप क्या रहेगा, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, उस तरह क्वेश्चन रहेंगे जो हम लोग को याद करना पड़ेगा। एंड कुछ अंडरस्टैंडिंग या लॉजिक बेसिक क्वेश्चन रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, जिसको आप लोगों को 1 लाइन 2 लाइन या फिर एमसीक्यू टाइप में आंसर करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यानी कि इन डेप्थ स्टडी करना जरूरी है, तभी हम लोग ये छोटा छोटा क्वेश्चन, इस क्योंकि ये 44 मार्क्स को इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन को पहले क्या होता था, 1 मार्क्स का 5 या 6 क्वेश्चन होता था, तो बच्चे उसमें ध्यान नहीं देते थे। तो नेक्स्ट जो लास्ट सेशन में था उसमें चेंज करके उसको 20 मार्क्स का किया गया था, छोटा छोटा क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स का पूरा 1 से लेकर 20 होता था। इस बार आपका वो टोटल मिला के जो है 1 मार्क्स 2 मार्क्स सब कुछ मिला के टोटल 44 मार्क्स रखा गया। ठीक है, तो 55% उसका वेटेज है, इसलिए उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको बुक को जो है बहुत ध्यान से इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग होते हैं कि बुक पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, बुक जो है पढ़ना ही पड़ेगा। एंड प्रोजेक्ट मार्क्स आपका 20 मार्क्स रहेगा। ये आपको स्कूल का टीचर बता देंगे किस टॉपिक में प्रोजेक्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो स्कूल का टीचर ही आपको स्कूल क्लासेस में आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये आज के क्लास में जो है मेरे को एक्सप्लेन करना था सिलेबस को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है, पहले मैं क्या करता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो मैं कराना स्टार्ट करता हूँ। तो इस बार भी मैं वही करूँगा, पहले स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट आपका स्टार्ट करूँगा क्लास। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे थ्योरी में न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करके देन माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको स्टार्ट करूंगा। उसके बाद ऐसे करके जो स्ट्रैटेजिकली सिलेबस को कवर कर किया जाएगा। और इस बार वैसे भी टाइम कम मिल रहा है हमको, तो देखते हैं कि जितना फास्ट हो सकते हैं हम सिलेबस को कवर करेंगे ना, आपको भी उतना ही रेस्पॉन्सिव होना। ऐसा नहीं कि ढीला ढाला छोड़ रहे हैं। और वैसे भी 3 4 महीना काफी आराम कर लिया, वैसे 10 वाले बच्चों को 1 1.5 महीने का रेस्ट मिलता है। इस बार जो है कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा आराम मिल चुका है, अब और आराम करने का टाइम नहीं है, अभी जो है पढ़ाई में पूरा कूदने का टाइम। ठीक है, तो अभी ये सिलेबस में अगर किसी को कुछ पूछना है मेरे से, वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग पूरा जो है जबरदस्त पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे।